गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अप्लाइड केमिस्ट्री सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट यूनिट आज हम देखेंगे। इसका फर्स्ट यूनिट यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग का ये लेक्चर नंबर 1 है। और ये देखने से पहले मैं ये कहूँगी कि जिसने भी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सबसे पहले अप्लाइड केमिस्ट्री का ये लेक्चर 1 ही देख रहे हैं विदाउट वॉचिंग फर्स्ट वीडियो, ठीक है, फर्स्ट वीडियो हमारा है सिलेबस ओवरव्यू का अप्लाइड केमिस्ट्री का, उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आप ये वाला लेक्चर देखिएगा, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कोई ये नहीं है कि आप उसको नहीं देखेंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने उसमें भी बताया है ये चीज़ कि आप स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में आपको ओवरव्यू पहले ले लेना चाहिए। ठीक है, तो वो सिलेबस का ओवरव्यू पहले हम देख लेते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाता है दैट कि क्या क्या पोर्शन हमारा जो है या क्या क्या टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर है। ठीक है, तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मतलब वही इंट्रोडक्शन क्लास में ये बताया भी था कि जब मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूंगी, यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करूंगी एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, तो वहाँ पे जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए जो फर्स्ट टॉपिक है वो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है वो है हमारा। ठीक है, लेकिन वो एकदम बेसिक नहीं है, तो मैंने कहा था कि एक क्लास, चाहे उसके लिए एक क्लास हो चाहे 2 क्लास लगे, लेकिन मैं उसके लिए आपको पहले बेसिक क्लियर करना चाहूँगी एटम से रिलेटेड। वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहेगा आपको। एक बेसिक 1-2 क्लास, चाहे ये ही इस क्लास में तो नहीं होगा लेकिन एक और क्लास जो लगेगा, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत हमें पता हो, अगर एटम के बारे में कुछ और भी मॉडल्स, यानी रदरफोर्ड से पहले भी कुछ मॉडल्स आए थे एटॉमिक मॉडल, उनके बारे में पहले डिस्कस कर लेंगे या हिस्ट्री ऑफ एटम्स देख लेंगे। उसके बाद हमें बहुत आसान रहेगा आगे कुछ भी समझना एटम से रिलेटेड, है ना। कोई भी चीज़ है, पहले क्या सोच रहती थी एटम से रिलेटेड, ठीक है ना, पहले क्या था और अब क्या है ना। एंशियंट टाइम्स से अभी मॉडर्न टाइम में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ आप देखिए, किसी भी चीज़ को उठा के, एटम ही नहीं, अदर देन एटम आप कोई भी चीज़ उठाइए, चाहे आप फ़ोन ही, अभी का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही मायने रखती है वो है फोन, है ना। तो फोन क्या, फोन के बिना आजकल कुछ नहीं होता। फोन क्या है कि पहले क्या था फोन को लेके, है ना, एक टाइम ऐसा भी था जहाँ जब फोन भी नहीं था, है ना। तो उसके लिए जो है कुछ और चीजें हम यूज करते थे जैसे कि लेटर्स वगैरह। तो लेकिन अब क्या है, फोन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोन नहीं रहने पर हमारा जो है ना मुश्किल हो जाता है भाई, कि कहीं भी जाना, हमने फोन छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाती है ना। तो बस वही, पहले क्या सोच थी और अब क्या सोच है, आप फर्क समझ सकते हैं। तो सेम वैसे ही एटम का जो है, एटम पहले हमें पता ही नहीं था कि वो है क्या, मतलब एटम को एटम के नाम से ही नहीं जाना जाता था, ठीक है ना। वो क्या था, बस एक छोटा सा पार्टिकल था जिससे बना है कुछ, ठीक है ना। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो यही चीज मैं कह रही हूँ कि पहले हम स्टार्टिंग जो एक लेक्चर चाहे 2 लेक्चर, जो भी लेक्चर हो, उसमें हम बेसिक देखेंगे, तब हम स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, उसी सीक्वेंस में आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि इसमें और भी पोर्शन आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, जो कि केमिकल बॉन्डिंग यानी एटम जब आप समझ लेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, उसके बाद एटम्स के ही बीच में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, वो केमिकल बॉन्ड्स कैसे होते हैं वो सब हम देखेंगे तब जब पहले एटम समझे, उसके बाद हमारा हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि अगर देखा जाए एटम का स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बात करते हैं तो वो स्ट्रक्चर वाइज कैसा होता है। ये कोई बिल्डिंग है तो भाई वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका किस तरह से ढांचा है ना। तो बस एटम का भी किस तरह का ढांचा है वो चीज़ हमें देखना है। तो उसमें क्या है कि आपको सबसे पहले ये है हिस्ट्री ऑफ एटम, हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एटम। लेकिन अगर उससे पहले मैं बात करूं एटम के बारे में कि आखिर एटम क्या होता है, तो एटम क्या होता है, तो उसके लिए आपको पहले ये आप बताइए कि भाई मैटर क्या है। मैटर, अगर मैं मैटर बोलूं तो मैटर क्या चीज है, मैटर क्या है, या स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा, वो क्या है। तो आपके माइंड में यही आ रहा होगा ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो कोई भी सॉलिड ले लीजिए, कोई भी लिक्विड, अपने आसपास कोई भी गैस, गैसियस जो भी मटेरियल हो, ठीक है, या मैटर है, तो उसको आपने लिया या आपने देखा, आपने माइंड में ले लिया, इमेजिन कर लिया। तो वो आखिर चीज किस चीज से बना हुआ है, क्या कभी ये चीज सोचा है आपने।
तो वही है, तो वो बना हुआ है हमारा एटम से। तो इसीलिए जो हमारा एटम का डेफिनेशन बनता है एक बहुत इजी वर्ड में, एक बहुत छोटे से सेंटेंस में, वो होता है बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। यानी एटम इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, यानी बेसिक यूनिट जो है वो एटम होता है किसका, मैटर का। यानी जिस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये जो हमारा यहाँ पे एग्जांपल आप इस चीज़ का ले सकते हैं, जैसे कि घर बनता है, घर बनता है एक एक ईंट को मिला करके, जोड़ के, बहुत सारे ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जाके एक कमरा तैयार होता है, एक जो है बड़ा रूम तैयार होता है और बड़ा बिल्डिंग तैयार होता है, इसी तरह से। ठीक है, तो अब वो ईंट ना हो तो क्या हम बना पाएंगे घर, नहीं बना पाएंगे। तो बस वही चीज है, एटम नहीं है तो मैटर नहीं होगा। तो एटम से ही बना है मैटर। तो सबसे ही अर्ली जो टाइम में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एटम क्या होता है, जो हमने सबसे पहले ही क्लासेस में जो इंट्रोड्यूस किया होगा, मतलब जो आपके क्लासेस में किया गया होगा एटम के बारे में, वो क्या है कि एटम क्या है, तो वही हम पढ़ते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, तो अब बेसिक यूनिट ऑफ मैटर या बेसिक यूनिट कह करके, या फिर आप कहें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ठीक है, ये दोनों कॉमन चीजें आप बोलते हैं। तो अब वो चीज हो गया। अब एटम का एक, लेकिन एक ऐसा पार्टिकल है वो एटम, जो कि क्या है, मैटर का ही पार्टिकल है, जो कि क्या डिफाइन करता है, यूनिकली केमिकल एलिमेंट को डिफाइन करता है। ठीक है ना, एक केमिकल एलिमेंट डिफाइन करता है। ठीक है ना, तो ये सब क्या था, ये अब भी नहीं, अब तो एटम बहुत ज्यादा, मतलब ये तो एक छोटा सा डेफिनेशन है। अब तो एटम क्या है, पहले क्या होता था, एटम का नाम ही नहीं पता था। ठीक है, कि एटम क्या होता है, लेकिन अब क्या है, एटम के अंदर अंदर तक क्या है, वो ऐसा लगेगा आपको कि एक पूरा एक दुनिया बसा हुआ है एटम के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि अब आप देखिएगा वेव मैकेनिकल मॉडल, या फिर आगे बहुत सारी चीज़ है, क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आ जाएंगे तो जो हमारा जो एटम होता है या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो वेव के तरह रहता है। फिर बहुत सारी चीज़ है, पहले तो एटम का था, फिर एटम के बाद इलेक्ट्रॉन भी है उसमें, प्रोटॉन भी है उसमें, न्यूट्रॉन भी है उसमें। यही जो मॉडल्स आते गए ना, एटॉमिक मॉडल, वही उसमें पता चलता गया। किसी ने खोज की तो उसमें पता चला भाई कि इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद जो है प्रोटॉन है, फिर उसके अंदर न्यूट्रॉन भी है, न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी होता है। तो यही चीज़ें धीरे धीरे पता चलती गई। फिर उसके बाद बहुत इसी तरह से जो है रिसर्च होता गया, और फिर जो है हमारे पास तरह तरह के मॉडल्स आते गए। ठीक है ना, तो अब देखिए हिस्ट्री में ही अब जो है हम बात कर रहे थे कि आखिर किया जाना जाता है। तो हिस्ट्री में जो इंडियन फिलोसोफर हैं थे, महर्षि कानड़। ठीक है, अराउंड 500 बीसी की बात कर रही हूँ, कितने पहले हैं आप देख सकते हैं, कितना पहले हम बात कर रहे हैं। तो 500 बीसी के अराउंड जो है वो क्या था कि इंडियन फिलोसफर महर्षि कानड़, उन्होंने क्या कहा था एटम के बारे में। एटम इसलिए क्योंकि अब हम जानते हैं कि वो एटम था। ठीक है ना, तो उस टाइम क्या एक उन्होंने क्या कहा था मैटर के बारे में, वो चीज़ है। एक तो सबसे पहली बात कि मैटर को उन्होंने क्या बोला था, पदार्थ। क्योंकि इंडियन फिलोसफर, उन्होंने एक वर्ड दिया था यहाँ पे हिंदी का, वो क्या था, मैटर को दिया था उन्होंने, मैटर को कहा था पदार्थ। ठीक है, मैटर को पदार्थ कहा था, पदार्थ। ठीक है, और अगर एटम की बात करूं, वो पार्टिकल, जैसे कि अब ये जो कहेंगे इन मैटर के बारे में, वो क्या कहा था उन्होंने, व्हेन वी डिवाइड मैटर इनटू टाइनियर पार्टिकल्स। अगर हम मैटर को, कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल, टाइनियर पार्टिकल में वो डिवाइड हो जाता है। अगर हम करते हैं तो अल्टीमेटली हम एक ऐसे स्टेज पर पहुंचेंगे जहां पे हम मैटर को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ये था उस टाइम। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, एक पेज है। ठीक है, एक पेज अगर वो, जैसे कोई भी आपका वेस्ट कोई पेज होता है, उसको आपको फाड़ना होता है, तो आप उसको टीयर करते हैं तो एक बार फाड़ते हैं। ठीक है, फिर उसको आप दोनों एक जगह रखते हैं, फिर दूसरा फाड़ते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे एक टाइम ऐसा आता होगा जहां पे आप डिवाइड नहीं कर पा रहे होंगे उसको, या आप उसको ये कह देंगे कि अब ये तो सबसे छोटा है ना। बस यही चीज पहले था, अब उसको डिवाइड करते गए कोई मैटर को, तो अब वो ऐसे स्टेज पर हम आएंगे जहां पे अब डिवाइड नहीं हो सकता, अब उसके अंदर कुछ नहीं है, वो सबसे छोटा चीज है, जो कि है वो पार्टिकल जिसको उन्होंने कहा था परमाणु। ठीक है, क्या कहा था, परमाणु कहा था।
तो मैटर को कहा था पदार्थ। तो ये चीज था, ये जो स्टेटमेंट था वो था महर्षि कानड़, इंडियन फिलोसफर का। ठीक है। अब एक और जो इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने क्या कहा था, पखुड़ा कट्टायामा, उन्होंने भी कुछ इसी टाइप की चीज कही थी। ठीक है। वो क्या था, इंडिविजिबल पार्टिकल्स कम इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अब उसी बात को इन्होंने दूसरी तरह से उल्टा इन्वर्ट करके बोला है। ठीक है। जैसे उन्होंने कहा था कि जो हमारा मैटर है वो डिवाइड अगर हम करते गए तो हम ऐसे स्टेज पे पहुंचेंगे जहां पे मैटर को डिवाइड नहीं किया जा सकेगा अब। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, वही छोटे छोटे पार्टिकल्स जब कंबाइन हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो वो मैटर बनाते हैं। ये चीज है। ठीक है ना, यही है ना, इंडिविजिबल पार्टिकल्स, इंडिविजिबल पार्टिकल्स कम इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आते हैं टू मेक अप डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। अब अलग अलग तरह के मैटर बनाने के लिए अलग अलग तरह के पार्टिकल्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, जिससे कि हमारा मैटर बनता है किसी अलग अलग तरह का, सॉलिड अलग, लिक्विड अलग, गैस अलग। ठीक है। तो ये उन्होंने कहा था पखुड़ा कट्टायामा, यानी ये भी इंडियन फिलोसफर थे। अब नेक्स्ट जो मेन है, यानी कि इसी तरह से जो है डिवाइड होता जा रहा है। ठीक है ना, इसी तरह से होता है कि उन्होंने क्या बोला था, भाई कोई भी चीज है वो डिवाइड करते जाइए, वो हर एक छोटा सा जो पार्ट है इसका, वो सब क्या है, वो एक एटम है, मतलब एक पार्टिकल है। अभी एटम का नहीं आया था, अब आएगा आगे जो वो है इसमें ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस। देखिए, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस जो है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने यहाँ पे क्या कहा था, ये ग्रीक फिलोसफर्स थे। ठीक है। इन्होंने क्या बोला था एटम के बारे में, तो यही यहीं पर जो है इन्होंने नाम दिया था, ग्रीक वर्ड नाम दिया था एटोमॉस। ठीक है। एटोमॉस नाम दिया था। और इन्होंने क्या बोला था, वही बात इन्होंने भी बोली थी, और लेकिन बस यहाँ पे एक नाम आ गया एटोमॉस। ठीक है। वो ग्रीक लेटर था। तो इफ वी डिवाइड मैटर कंटिन्यूअसली देन वी रीच अ स्टेज वेयर इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। सेम वही बात जो किसने कहा था, महर्षि कानड़ ने कहा था। ठीक है। कि जब हम डिवाइड करेंगे, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाएंगे तो हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंचेंगे कि उसके बाद हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है। तो अब वो जो इनडिविजिबल जो चीज थी, यानी ये जो इनडिविजिबल इनडिविजिबल जो पार्टिकल था जिसको हम नहीं फर्दर डिवाइड कर पाएंगे, उसी पार्टिकल को क्या बोला इन्होंने, एटोमॉस। ठीक है। एटोमॉस बोला। ये समझ आ गया। अब देखिए अगला, अब डेवलपमेंट और कैसे होता गया। अब क्या है ना, अब जो साइंटिस्ट है, अब यही चीज माना गया था, अब इसी पर डेवलपमेंट जो हुआ मॉडल अब एटम का, यानी अब इसके बाद और क्या सोच रखते थे और बाकी साइंटिस्ट, या और जो रिसर्च होता गया उस टाइम फिलोसफर्स जो भी सोच रखते थे, इन सबको सही बोला गया। ठीक है। एटोमॉस तक के रहा गया। लेकिन उसके बाद क्या है कि फिर जो साइंटिस्ट है वो जॉन डाल्टन आए थे। लेकिन जो है जॉन डाल्टन आए, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। देखिए, अब मैटर को जानने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते गए, तो एक्सपेरिमेंट्स होते गए यानी कि हमें क्या करना चाहिए, इसके अंदर हमें समझना है, एक्सपेरिमेंट कोई भी चीज होता है तो वहां पे केमिकल रिएक्शंस वगैरह की बात की जाती है। तो केमिकल रिएक्शंस से रिलेटेड कुछ लॉ पहले इंट्रोड्यूस किए गए। वो थे क्या क्या लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो हमारा मैटर है, सॉरी, ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है, जैसे आप पढ़ते हैं बस उसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ केमिकल मास हो गया, और फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे डिफरेंस, अब यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई मैटर के बारे में अगर बात हो रही, जैसे कि स्टेटमेंट दिया गया कि कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जो है हमारा, तो कॉम्बिनेशन जो है वो कैसे हो रहा है, यानी डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो एक मैटर बन रहा है, यही कहा गया। तो वो कॉम्बिनेशन कैसे आ रहा है, तो जब तक हम केमिकल रिएक्शन नहीं करवाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स उस टाइम में हुए, काफी सालों तक होते रहे, फिर अराउंड जो 1800, आप कह सकते हैं 1801 से 1810
तक के बीच में, वहां पे जॉन डाल्टन ने दिया था जो अपना एटॉमिक मॉडल। तो वो सिंपल मॉडल था, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अगर केमिकल रिएक्शन है तो किस तरह से केमिकल कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है ना। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में कैसा डिफरेंस रहा है ना, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो वो कैसे पता चलेगा कि भाई एलिमेंट्स जो बने हैं साथ में क्या प्रोडक्ट बना रहा है, वो चीज हमें पता चलेगा केमिकल रिएक्शन से। तो ये जो लॉ था केमिकल कॉम्बिनेशन का, यानी कि ये दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वो किसने दिया था, एंटोनी लेवॉइजर ने दिया था सबसे पहले। तो उन्होंने ही ये इंट्रोड्यूस किया था और इसमें कहा था कि भाई एक एक लॉ को डिफाइन किया गया था। अब यहाँ पे क्या था, बहुत सारे एटम्स मिलते हैं और तब मैटर बनाते हैं, वही चीज, वही स्टार्टिंग का चीज अभी चला आ रहा है, ठीक है। वही केमिकल एक्सपेरिमेंट वगैरह होते गए और फिर वो जो है वही चीज चला आ रहा है, वही स्टेटमेंट जो सबसे पहले दिया था महर्षि कानड़ ने और पखुड़ा कट्टायामा ने, या फिर जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने, ठीक है। फिर क्या है, बहुत सारे एटम्स जो मिलते हैं तो मैटर बनता है। तो आप देखिए यहाँ पे ये लॉज को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आप जानते ही हैं कि भाई जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर किसी चीज को, यानी कि मास को, जो मास का कंजर्वेशन है, तो मास को हम क्या करते हैं, ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही वो क्रिएट किया जा सकता है, यानी अलग से बनता नहीं है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग चीजें होंगी उसी से ही बनता है। कहने का मीन से कुछ अलग से आसमान से नहीं टपकता है, वो क्या है कि भाई उसी से ही बनेगा, जो चीज पहले से प्रेजेंट है उसी से ही नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। या उसी उसमें क्या है कि भाई वो ना खत्म होगा, उसमें से कोई चीज घटेगा भी नहीं और कुछ चीज एडअप भी नहीं होगा, ठीक है। यही चीज है ये स्टेटमेंट, भाई मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि आप बहुत अर्लियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस हैं, यानी अगर केमिकल रिएक्शन देखें तो रिएक्टेंट्स और ये होता है, इस साइड होता है हमारा प्रोडक्ट, तो उसमें मास जो रिएक्टेंट का होगा वही सेम मास जो है वो कितना होना चाहिए, वो प्रोडक्ट का, यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ हमारा सेम होना चाहिए, यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो दूसरा लॉ है ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दूसरा वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको कि हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। और ये जो लॉ है ये जो है जोसेफ प्राउस ने दिया था, ठीक है। 1797 में जोसेफ प्राउस ने दिया था क्या, भाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन को हम प्रॉस्ट लॉ भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम पर ये लॉ जाना जाता है, ठीक है, प्रॉस्ट लॉ ही बोला जाता है। अब इसका जो है, इस लॉ का स्टेटमेंट क्या था, तो इस लॉ का स्टेटमेंट था, इन अ केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में रहेंगे। अब देखिए प्रोपोर्शनेट अमाउंट में रहेंगे, कहने का मीन्स है कि वो रहेंगे बिल्कुल एक जो रेशियो होता है उसी रेशियो में। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि हम चाय बनाते हैं, ठीक है, चाय बनाते हैं तो डिपेंड करता है ना, कभी एक कोई हमारे घर में जैसे 2 मेंबर्स हैं तो 2 के लिए, 4 हैं तो 4 के लिए, या उससे ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, तो इस तरह से हमारा जो है मेंबर्स बढ़ते जाते हैं तो हमारा चाय का भी अमाउंट बढ़ता जाता है, राइट। तो अब क्या है कि वो चाय बनाने की बात अब हम करते हैं इस लॉ से रिलेटेड। वो क्या है कि भाई अगर हमें चाय बनाना है तो हम सबसे पहले हम बेसिक चीज़ ये जानते हैं कि चाय बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो क्या है, जैसे कि चीनी है, चाय की पत्ती है, या दूध है, ठीक है, या थोड़ा पानी भी है। चलिए उसको हम इग्नोर मारते हैं, अभी हमें उतना डीप में नहीं जाना है चाय कैसे बनती है, ठीक है। मेन है हमें 3 एलिमेंट्स पता है, 3 सब्सटेंस पता है कि इससे ही हमारा एक प्रोडक्ट या कंपाउंड तैयार होगा, वो होगा चाय, टी, ठीक है।
तो उसके लिए क्या है, हम जानते हैं एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट, एक कप चाय बनने के लिए कितनी कितनी चीज की रिक्वायरमेंट हमें होगी, ठीक है। फिर हम जब दो दो लोगों के लिए उतनी ही वही चाय बनाते हैं दो लोग के लिए, तो हम उसी सारे चीजों को, अमाउंट को डबल कर देते हैं। यानी कि एग्जांपल लेती हूँ, 1 चम्मच चीनी डाला हमने, और 1 चम्मच चाय की पत्ती, और 1 कप दूध लिया है हमने, ठीक है। तो वो एक पर्सन के लिए हुआ, एक मेंबर के लिए। अगर हमें वही 2 मेंबर के लिए करना होता है, तो अब हम डबल कर देंगे, जो भी चीज हमने एक के लिए लिया था उसको डबल। यहाँ पे क्या है कि अब डबल वही करते गए। अब क्या है, सारी चीज प्रोपोर्शनेट अमाउंट में है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज, एक भी चीज थोड़ी सी भी एक्सेस करते हैं हम, तो हमारा चाय की जगह कुछ और तैयार हो जाएगा। दैट मीन देखिए, वो बात नहीं है कि चाय ही रहेगी, वो तो पता है, लेकिन चाय एक सही चीज हमारा क्या है, वो एक सही चाय है, ठीक है ना, अच्छा टेस्ट चाय, नॉर्मल जो सारे लोग पी सकते हैं, वैसी चीज हो सकती है। तो उसके लिए क्या है कि आप कोई भी चीज एक्सेस कर देंगे। मान लीजिए कि 1 कप आपने चाय की पत्ती कर दी और 1 चम्मच दूध, तो वो क्या तैयार हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो यही कहने का मीन्स है कि कोई भी चीज का एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन होना चाहिए, वो कहता है ये लॉ। अब इसी में यही बोला जा रहा है कि वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट में आप कोई चीज ले रहे हैं, चाहे वो आप कितना भी लेते जाए, है ना, वो बढ़ाते जाए, मेंबर्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन आप चाय का ये नहीं है कि आप 1 कप जो दूध है उसकी जगह आप एक ही कप नहीं 2 कप दूध लेके और फिर जो है चाय की पत्ती को भी क्या कर दें कि भाई कम ही रखें, ये भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो उसमें आपको सब कुछ प्रोपोर्शनेट अमाउंट में लेना होगा, तब जाके एक सही चाय बन पाएगी, राइट। तो बस सेम इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है हमेशा फिक्स अमाउंट में होगा, ठीक है ना, तो वो फिक्स प्रोपोर्शन में होगा, फिक्स रेशियो में होगा, बाय मास, क्योंकि हम मास की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों लॉज में आप देख सकते हैं, और उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी, यानी जो पिछला लॉ है उसमें भी आप चाय का एग्जांपल ले सकते हैं। दैट मीन्स कि कोई अलग से उसमें नमक नहीं आ जाएगा कहीं पर से, या फिर कहीं से उसमें कोई पत्थर नहीं ऐड हो जाएगा, है ना, या कहीं पर से उसमें मिर्च ऐड नहीं हो जाएगा, या उसमें से चाय की पत्ती कम नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो सब कुछ वहां पे ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ही वो उसमें से अलग से बन सकता है, क्रिएट हो सकता है। तो दोनों लॉ इसी एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए कि अब कोई भी एक कंपाउंड है जिसके अंदर अगर हम 2 यूनिट अगर उसका ले रहे हैं, ए, देखिए एलिमेंट ए और एलिमेंट बी, ठीक है। देखिए एक हो गया हमारे पास ए एलिमेंट, ठीक है, और प्लस हमारे पास ये हो गया बी एलिमेंट, ठीक है। अब ये जो बनेगा वो बनेगा सी एलिमेंट, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो सी है, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था टी का, तो हमने तैयार किया है टी, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, कोई भी चीज आप ले सकते हैं यहाँ पे, ये जैसे कि मान लीजिए ये हो गया मिल्क, ठीक है, ये हो गया मिल्क। तो हमें पता है कि ये हमने कितना लिया है, 1 यूनिट लिया है, या 2 यूनिट, मैं यूनिट के हिसाब से बोल रही हूँ। या यहाँ पे हमने शुगर लिया, या और भी चीज यहाँ पे आप ऐड कर सकते थे जिससे कि वो मिल के बना है कंपाउंड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही एलिमेंट से मिल करके ही एक कंपाउंड तैयार किया जाता है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बी और प्लस एक्स आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सब आपको पता है कि ये इतना चम्मच था, वो उतना कप था, तो ये सारी चीज आपको इतना यूनिट पता है, उसका उसका एक रेशियो पता है, तो आपका वो टी तैयार हुआ। अब आपको यही जो है 2C, यानी कि 2C अगर डबल बनाना है यही इसका कंपाउंड, तो आप क्या करेंगे, सबको डबल कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका इस तरह से क्या होगा कि दोनों लॉ यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ देखिए एलिमेंट ए और एलिमेंट बी कंपाउंड सी बना रहा है, यही एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। फिक्स नंबर ऑफ एटम्स, फिक्स नंबर ऑफ एटम रहेंगे और कांस्टेंट मास ऑफ कंपाउंड हमें मिलेगा, ठीक है। यही है हमारा सेकेंड लॉ। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे है। जैसे कि हम पढ़ेंगे जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल, अभी हम पढ़ेंगे, और फिर आएगा प्लम पुडिंग मॉडल, यानी थॉमसन का ये मॉडल है प्लम पुडिंग, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ये थॉमसन, थॉमसन्स मॉडल, मॉडल ऑफ एटम।
अब फिर यहाँ से आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, फिर बोर मॉडल, नील्स बोर का होगा यहाँ पे, और जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल या क्वांटम मैकेनिक्स, मैकेनिकल मॉडल जो था वेव मैकेनिकल, वहां पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्वांटम नंबर्स में आप पढ़ेंगे क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब क्या है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एटम स्ट्रक्चर, इसी के अंदर आपका क्या था, जो तरह तरह के रूल थे वो सारी चीज हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। होन्स रूल हो गया, अब बाउस प्रिंसिपल हो गया, ये सारी चीज इसके अंदर हम देखेंगे। तो ये हमारा कुछ टॉपिक्स था यहाँ पे, वो स्लाइड मैंने डिस्कस कर दिया। अब आ जाते हैं हम अपना जो फर्स्ट जो जॉन डाल्टन लेके आते हैं, अब सारी चीजें हुई वहां पे, रिसर्च जो भी फिलॉसफीज दी गई एटम से रिलेटेड, तो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो सब कुछ जो सबसे पहले कोई किसी ने किया था तो वो थे जॉन डाल्टन, ठीक है, अराउंड द डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे, ये जॉन डाल्टन जो है यहाँ पे क्या है, क्या क्या के बारे में उन्होंने क्लियर किया, कंपोजिशन ऑफ मैटर, किस तरह से कंपोज हो रहा है मैटर, ठीक है। फिर कंपाउंड जो है वो किस तरह से जो बन रहा है एटम और उसको कंबाइन करके, ठीक है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी उन्होंने ध्यान में रखते हुए अपने पॉस्टुलेट को रखा, यानी अपने सारे पॉइंट्स को रखा, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने पॉस्टुलेट, अब देखिए पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी जो है वो क्या है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक सिंपल सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, या बिलियार्ड बॉल आप कह सकते हैं। बिलियार्ड्स गेम में जो है वो आपका जो बॉल रहता है वो किस तरह का रहता है, वो सिंपल एक बॉल रहता है, उसमें कुछ नहीं अलग से रहता है, बस वो एक बॉल है, बस उन्होंने उसी तरह से नाम दे दिया था बिलियार्ड बॉल मॉडल। यानी कि ये इनके हिसाब से क्या था कि एक एटम जो है वो सॉलिड स्फेयर था, क्या बोल रहे थे ये, सॉलिड स्फेयर था, और वो सॉलिड स्फेयर तरह तरह के एलिमेंट का हो सकता है किसी भी तरह से, वो इन्होंने बोला था जॉन डाल्टन ने। उस टाइम एटॉमिक मॉडल कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल एक बॉल के तरह था, ठीक है, इसीलिए इन्होंने बोला था बिलियार्ड बॉल मॉडल, ठीक है, ऑफ एटम, ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा इन्हीं का पॉस्टुलेट है, कि पॉस्टुलेट मीन्स कोई भी साइंटिस्ट का पॉस्टुलेट का मतलब होता है कि वो किसी चीज से रिलेटेड वो क्या बात रख रहा है सामने, ठीक है ना, वो अपने पॉइंट्स को कैसे रख रहा है अपने एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, उस चीज से रिलेटेड। जो एटॉमिक मॉडल था तो उन्होंने क्या बोला, एटम से रिलेटेड वो सारी चीज हम इनके पॉस्टुलेट में देखेंगे। तो फर्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है पहले उसको हम देख लेते हैं कि वो क्या है। यानी ये थ्योरी जो है केमिकल कॉम्बिनेशन की सबसे पहले जो दी गई वो डाल्टन ने दी, और इन 1803 में। अब पॉस्टुलेट जो इसके है, तुम्हें फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या कह रहा है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो वही चीज है, जितने भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, वो छोटे पार्टिकल क्या है, वो एटम है। ये फर्स्ट वाला इनका पॉस्टुलेट था, इनका मानना था। एटम्स आर इंडिविजिबल मटेरियल। अब एटम जो है वो इंडिविजिबल मटेरियल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एटम हमारा इंडिविजिबल जो है वो पार्टिकल है विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट वाला लॉ है, वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सेकंड पॉस्टुलेट में एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये जो है गिवन एलिमेंट्स या कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है उसका जो मास है यानी वो आइडेंटिकल रहेगा, और जो है केमिकल प्रॉपर्टी उसकी आइडेंटिकल रहेगी। जैसे कि कोई भी आप एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे कि ए ही है, ठीक है ना, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी है, लेकिन जो पहले हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, एक जो गिवन एलिमेंट है वो ए हमने ले लिया, या अलग से आप बी भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर बोला जा रहा है कि इसके अंदर जो भी होगा, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से ये बना हुआ है एलिमेंट ए, इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो इसी तरह से यानी ये जो छोटे छोटे इसके अंदर भी जो मासेस है इसके अंदर अंदर, ये सब देखने में आइडेंटिकल होंगे, मास भी आइडेंटिकल होगा, ठीक है, और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले होंगे आपस में जो भी इसके अंदर होगा, ठीक है। यानी ये एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है, एलिमेंट की बात हो रही है, और वो एटम जितने भी एटम होंगे, है ना, कोई भी एटम इसके अंदर है वो सब आपस में क्या है, आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे आपस में, एक ही एलिमेंट के,
दूसरा आइडेंटिकल के साथ आइडेंटिकल इन मास एंड दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी सबकी, जितनों से बने हुए हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी इन सब की एलिमेंट ए की अंदर में सबकी सेम होगी। ठीक है, फिर अब जो अगला जो पोस्टुलेट है उसको देख लेते हैं। देखिए अगला पोस्टुलेट यहाँ पे है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि जो ए का हमने देखा कि भाई वो अंदर में अपने जो भी एटम से बना हुआ है वो ए एलिमेंट वो सारे आपस में आइडेंटिकल है मासेस में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में, लेकिन जो साथ ही अब दूसरा बी है जो वो बी का जो रहेगा उसका उस ए के कंपैरिजन में डिफरेंट होगा, डिफरेंट मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, ये कहना था डाल्टन का। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इसमें अब इसमें मान लीजिए एलिमेंट बी जो है वो इस तरह के एटम से बना हुआ है, यानी इस ऐसे जो है इतने मासेस के एटम से बना हुआ है। ये है, मैंने डिफरेंट स्ट्रक्चर में इसलिए किया है कि इससे एग्जाम्पल जो है आपका इजी रहेगा, समझने में इजी रहेगा। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो यहाँ एलिमेंट बी हमारा इस तरह से बना, लेकिन अगर इसको अपने ही में देखेंगे, अगर इसका अपना देखेंगे एलिमेंट अपने में अगर ये देखेगा तो ये सारा एलिमेंट जो है वो आपस में आइडेंटिकल होगा मास के और मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, और जो है अगर इसके साथ हम देखें डिफरेंट वाले एलिमेंट से अगर हम एटम को देखें इसके एलिमेंट को और इसके, तो वो आइडेंटिकल नहीं होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, दिख ही रहा होगा आपको ये डिफरेंट है दोनों आपस में, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी डिफरेंट होगी उसकी डिफरेंट होगी, ये चीज बोला गया है इस पोस्टुलेट के अंदर। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। देखिए कोई भी एटम, ये वही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, कोई कंपाउंड बनाया जा रहा है तो वो स्मॉल होल नंबर में, यानी कहने का मीन्स है कि वो ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लेकिन साथ ही ये भी बोला जा रहा है कि होल नंबर्स में होगा हमेशा, यानी कि जो एक अगर आप कोई भी यूनिट है, जैसे कि मैं वाटर की बात करूं H2O, ठीक है, वाटर का जो है वाटर के अंदर हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम है। ऑलवेज ऐसा ही होगा, वाटर बनने के लिए क्या होगा कि भाई हाइड्रोजन का 2 ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का 2.5 हो जाएगा, ऐसा नहीं, होल नंबर में ही रहेगा। ठीक है, और लेकिन वाटर के लिए हमेशा 2 ही रहेगा और जो ऑक्सीजन के लिए हमेशा एक, मतलब एक ही एटम लेंगे दोनों को मिलाएंगे ये जो है वाटर बनेगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा भी एक एटम किसी का ज्यादा कर लें तो वो वाटर नहीं बनाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही आप ले लीजिए NH3, एमोनिया को ले लीजिए, नाइट्रोजन का 1 एटम होता है और हाइड्रोजन का 3 एटम होता है, तब जो है ये हमारा अमोनिया कहलाता है, नहीं तो ये अमोनिया नहीं कहलाएगा अगर एक भी ज्यादा या कम हो गया तो। ये बात तो हो गई, लेकिन साथ ही जो है ये हमारा इसके अंदर 1.5 नहीं, ऐसा नहीं कि अगर ये टोटल भाई 4 ही एटम तो हैं दोनों के मिला के, तो हम ऐसा करते हैं कि इसका ना इसका 1.5 ले लेते हैं और इसका जो है 2.5 ले लेते हैं, तो हमारा ना मिक्स होके बनेगा तो वही भाई, ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो यही बोला गया, यही वाला पोस्टुलेट ये कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये ऐसा नहीं हो सकता, तो एटम जब भी कंबाइन करेगा होल नंबर में ही उसका जो है प्रोपोर्शन रहेगा जिससे कि वो कंपाउंड बना रहा है। लास्ट हमारा है रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ये भी इसी से ही रिलेटेड है, यानी कि जो हमारा रिलेटिव नंबर है वो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, जिसका एग्जांपल मैंने वाटर का या अमोनिया का लिया है, वैसे ही आपके जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कह सकते हैं, उसमें भी क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भैया एक ही कार्बन होना चाहिए और एक ही ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है ना, 2 ले लेंगे तो ऑक्सीजन अगर 2 ले लिए तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो वही चीज है सेम, और कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। अगर एक चीज वाटर बन रहा तो भैया वो हमेशा उसको उतना ही एटम लेके वो वाटर ही बनाएगा, हाइड्रोजन चाहे ऑक्सीजन का लेके, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अलग हुआ तो वो दूसरा कंपाउंड बना देगा। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको डाल्टन का एटॉमिक मॉडल का जो भी पोस्टुलेट है, उनका जो भी पोस्टुलेट था वो चीज हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया।
डाल्टन ऑल्सो प्रपोज सिंबल्स फॉर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब देखिए अलग अलग एलिमेंट्स का जैसे उन्होंने बोला था सॉलिड स्फीयर होता है, तो उसी तरह से क्या है, सॉलिड स्फीयर तो बोला ही गया, तो लेकिन उन्होंने क्या उसी तरह से हर एलिमेंट का एक ये बना दिया भाई। पहले क्या था, अभी आप जो सारे सिंबल्स देख रहे हैं वो उस टाइम ऐसा नहीं था, डाल्टन्स के अकॉर्डिंग कुछ और था, ठीक है। अभी जो आप जितने भी सिंबल्स देख रहे हैं, जैसे कि सोडियम है, सोडियम का Na है, तो वो क्या है, ये सारा रखा गया उनके जो जैसे खोजा गया था उस तरह के नाम पर रखा गया, ठीक है ना, या अदर जो भी नेम था उसके ऊपर रखा गया है, या जो भी दूसरा चीज है, हर एक का अपना अलग अलग सिंबल भी आप देख रहे होंगे। तो वैसा पहले ऐसा नहीं था। अब जो डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या था, एटम का जो भी एलिमेंट का अलग अलग सिंबल किस तरह से था, उनका नोटेशन इस तरह का था, ठीक है। जैसे कि सिल्वर का आज आप पढ़ते हैं Ag, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिल्वर का S करके और इस तरह से बना हुआ था, इस तरह से नोटेशन था अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ठीक है। लेड का L, जबकि आप पढ़ते हैं आज Pb होता है। फिर ऐसी प्लैटिना है, फिर उसके बाद गोल्ड है, गोल्ड का G, ऐसे ही करके जो है इस तरह से उन्होंने बनाया था, जो कि डाल्टन के अकॉर्डिंग था, जो कि अब नहीं है उस तरह का, ठीक है। तो उसको और ज्यादा सही किया गया। अब देखिए सही करने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो है आपका लिमिटेशन आया। अब हर एक चीज जो नई आती रहती है ना, आप देखते हैं ना मोबाइल का अपडेट आता रहता है, तो पहले जो चीज नहीं था उसको जो करेक्शन करके और दूसरा लेके आया जाता है। अब ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीजें ही बदल के आ जाती, नहीं, पहले की कुछ चीजें रहती हैं, लेकिन जो चीज सही नहीं है उसको चेंज कर दिया जाता है और उसको आगे अपडेट करके मॉडिफाई करके लेके आया जाता है ना। तो वही चीज होगा, वही होगा एटम के अंदर, यानी एटम का जो मॉडल सब है वो उसी तरह से। अब जो भी डाल्टन का जितना भी पॉस्टुलेट अभी हमने पढ़ा, वो जितना पॉस्टुलेट है, वो पॉस्टुलेट के अंदर भी कुछ कुछ लिमिटेशंस भी मिली, ठीक है। वो लिमिटेशन कौन लेके आया था भाई, जे थॉमसन, ठीक है। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था, उन्होंने कुछ इसमें क्या है कि मतलब लिमिटेशन, कुछ ड्रॉबैक निकाला कि भाई ये चीज आपने सही नहीं किया है, ये आप बता नहीं पाए हैं, तो फिर उसके बाद वो लेके आए वो चीज। फिर उसी के बाद आएंगे रदरफोर्ड, ठीक है, वो उन्होंने क्या बताया भाई, थॉमसन ने ये नहीं बताया वो होगा। तो यही करते आ रहे हैं, यही होगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इसी तरह से डेवलपमेंट होता गया एटॉमिक मॉडल का। बस यही हमारा आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तक। देखिए इतना पढ़ना, बस ये है कि आप इतना लोड मत लीजिए कि ये तो एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं, आप बेसिक याद रखिए, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, बात वो नहीं है, बात है यहाँ पे समझने की। हम रदरफोर्ड से नया स्टार्ट करके यहाँ से कर रहे हैं स्टार्ट। तो हम क्या है कि नेक्स्ट और जो जो हमारा नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें उम्मीद है ये वाला चीज स्टार्ट भी हो जाएगा, रदरफोर्ड वाला, क्योंकि बस हमें यही देखना है कि कैसे जो है थॉमसन ने इनको जो है, यानी जो हमारा डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल है उसमें क्या क्या ड्रॉबैक था, क्या क्या कमियां थी जो आगे के मॉडल में आई, ठीक है ना। तो बस वो देखेंगे, उसके बाद रदरफोर्ड वाला भी नेक्स्ट लेक्चर में उम्मीद है कि स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।